जरूरी। देखो कॉलोनाइजेशन कहते किसे, अगर मैं बुक को बंद कर दो एक मिनट के लिए, सिर्फ समझो, ठीक है, समझो ऐसे क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स ने जब क्या किया, दूसरी कंट्रीज के ऊपर कब्जा किया, तो उन्हें अपनी कॉलोनी बना ली, एक तरह से कॉलोनी बना ली, मतलब अपने अंडर में ले आए। और जब वो क्या करते थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते थे, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करते थे, पैसे लूट के ले जाते थे, वहां राज करना स्टार्ट कर दिया, वहां के ऊपर इंडिया के ऊपर जबरदस्ती अपना कल्चर थोपना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो सारी चीजें हो रही थी, इसे कॉलोनाइजेशन कहा गया। आगे समझ में? अब इसे हम बुक के हिसाब से समझते हैं। आपकी बुक में जो हेडिंग दी है, तो आप बुक लेकर बैठा करो जो वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि आप टैली करते चलोगे चीजों को। तो ब्रिटिश केम इन इंडिया, ब्रिटिशर्स आए, हमने वेलकम किया, बढ़िया स्वागत किया उनका। क्यों? क्योंकि हम अतिथि देवो भव, हमारा ये कल्चर था। हमने बोला चलो ट्रेड करने आए, ट्रेड करने देंगे बेचारों को। तो वहां पे हमारे रूलर्स ने उन्हें ये गलती कर दी कि बुला लिया, अंदर आ जाओ, ठीक है। तो ब्रिटिश केम इन इंडिया, कंकर्ड लोकल नवाब्स एंड राजाज, और जिन राजाज ने, जिन लोकल नवाब्स ने, जिन रूलर्स ने उन्हें इन्विटेशन दिया था कि आ जाओ ट्रेड करो, उन्हीं को उन्होंने हरा दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो दे कंकर्ड लोकल नवाब्स एंड राजास, लोकल नवाब्स और राजास को हराने के बाद में उन्होंने क्या कर दिया, दे एस्टैब्लिश देयर रूल, ठीक। यहाँ पे उन्होंने यूनियन जैक जो उनका झंडा होता है वो फहराना चालू कर दिया। ब्रिटिश एम्पायर जो था, जो उस समय पे कह सकते हैं क्वीन जो रूल करती थी, तो उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य क्या कर दिया, इंडिया में भी फैला दिया। एक तरह से इंडिया को क्या कर लिया, अपना ही जीती हुई टेरिटरी बना लिया। आगे समझ में? तो ये ट्रेड के नाम से आते हैं इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अभी पढ़ेंगे पूरी हिस्ट्री उसी बारे में, कैसे आते हैं, कब किसके ऊपर कब्जा करते हैं, कौन सी लड़ाई होती है, कौन सी नहीं होती है, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश केम इन इंडिया, दे कंकर्ड लोकल नवाब्स एंड राजाज, वहां के जो लोकल नवाब्स थे, राजाज थे, उन्हें हराया। फिर उसके बाद में दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल, वहां पर उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। मतलब कहां पे? और इंडिया में। तो इंडिया में दे एस्टैब्लिश देयर रूल, उसके बाद में दे स्टार्टेड सब्जुगेटिंग द लोकल्स। तो जो यहाँ के लोकल्स थे, यही कॉलोनियल है, ठीक है। कॉलोनियलिज्म का जो आइडिया वो यही इन्हीं चीजों को दर्शाता है। तो उन्होंने यहाँ के जो लोकल्स थे, जैसे हम लोग यहाँ के लोकल्स है ना, हम बोलते हैं कि आपकी सिटी में आप पूछते हो बच्चे से, लोकलाइट है, मिलता, हाँ लोकलाइट है, कोई बोलता नहीं मैं तो बाहर से दूसरे गांव से आता हूँ, बस से बस लेने जाती है हमारे को। तो उस तरह से क्या है, लोकल्स मतलब जो वहां के लोकलाइट है। तो दे स्टार्टेड सब्जुगेटिंग दी लोकल्स, लोकल्स जो थे उन्हें सब्जुगेट करना, डराना धमकाना, अपने अंडर में रखना, सब्जुगेट करना, ये हो गया। फिर दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यहाँ पे एंड रह गया हमारा, तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो उन्होंने क्या किया, किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले वहां के लोकल्स को डराया धमकाया। फिर दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो वहां की इकोनॉमी के ऊपर, वहां की मतलब इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया की जो सोसाइटी थी उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल जमा लिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने इस तरह से इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल जमा लिया। दे ब्रॉट द चेंजेस इन वैल्यूज एंड टेस्ट्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो मतलब यहाँ की जो वैल्यूज थी, यहाँ का जो टेस्ट था, टेस्ट मतलब यहाँ का लोगों को जो चीजों को देखने का, समझने का या फिर चाहने का एक जो नजरिया था, उसमें चेंज ले आए ब्रिटिशर्स ने। यहाँ की जो कस्टम्स थी, यहाँ की जो प्रैक्टिसेस थी, उसमें चेंज ले आए। कैसे? वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमारे वैल्यूज, हमारे टेस्ट क्या थे कि हमारे यहाँ वेस्टर्न अटायर को नहीं पहनते थे इंडियंस, हमारे यहाँ क्या धोती कुर्ता पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, ये सारी चीजें हमारा क्या था, हमारा टेस्ट था। कब? ब्रिटिशर्स के आने से पहले महिलाएं क्या पहनती थी? साड़ी पहनती थी। फिर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने वो कल्चर लेके आए, गाउन वाउन पहनना, कोट पहनना, वेस्टर्न अटायर पहनना, ये सारी चीजें। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इंडिया में भी चेंज आ गया, इंडिया के कल्चर में भी क्या हो गया, चेंज आ गया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो सब्जुगेशन की बात हो रही थी, तो पहले मिलिट्री से सब्जुगेट किया, डराया धमकाया, कंट्रोल कर लिया। फिर उन्होंने यहाँ के कस्टम्स, यहाँ की प्रैक्टिसेस, यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ के वैल्यूज, हर चीज पे क्या कर लिया, हर चीज पे अपना हक जमा लिया, हर चीज पे अपना कब्जा जमा लिया, और इसी को कॉलोनाइजेशन कहा गया। तो जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने पिछले वीडियो में, कि जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था, या फिर कह सकते हैं एंशिएंट मिडिवल, और जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहा जा रहा था, तो उस मॉडर्न हिस्ट्री को हमारे हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल हिस्ट्री क्यों कहा? क्योंकि यही कारण थे कि उस समय पे हम मॉडर्न नहीं हो रहे थे, उस समय पे हमारा जो था, अपना जो कल्चर था, वो क्या हो रहा था, वो हमसे छूट रहा था ना। तो इस सेंस में हम मॉडर्न नहीं हुए, उल्टे हम क्या हो गए, कॉलोनाइज्ड हो गए, ठीक है, हम कॉलोनाइजेशन की तरफ चले गए। आई होप आपको कॉलोनियल समझ में आया कि जो तो हाउ डू वी नो अबाउट द लास्ट 250 इयर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। अगर आप जरा सोचिए, आज से मैं आपसे बोलूं कि आप 13 साल के मान लीजिए, मैं पूछूंगा कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा। आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा। आज से 20 साल पहले क्या हुआ था, तो आप बोल दो कि मेरे पेरेंट्स ने बताया ऐसा हुआ था। लेकिन आज से 250 साल पहले क्या हुआ था, तो अब तो पेरेंट्स के पेरेंट्स भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है।
तो हमें आज से 250 साल पहले क्या हुआ था उस चीज के बारे में कैसे पता चलता होगा? आपको कैसे पता चला बताओ? मुझे तो एक जगह से पता चला है, आपको कहां से पता चला है? तो हमें सभी को पता चलता है वो बुक्स के थ्रू, या फिर हमने कहीं ना कहीं हिस्ट्री देखी है, पढ़ी है। देखी तो क्या होगी, 250 साल पुरानी हिस्ट्री तो देख नहीं सकते, लेकिन पढ़ा है उस बारे में, पढ़ा है, फिर किसी ने मूवी बना दी है तो मूवी देख ली, ये सारी चीजें तरह तरह की, तो तमाम सोर्सेज होते हैं। लेकिन अगर इस चीज को हम स्पेसिफिकली समझें कि जिसने भी ये लिखा भी है, मान लो हमने बुक से पढ़ा कि आज से 250 साल पहले ऐसा हुआ, तो जिस इंसान ने बुक में लिखा है उसने कहां से पढ़ा होगा, उसने कहां से समझा होगा? ठीक है, तो हिस्ट्री लिखने की जब बात आती है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में मिल जाता है और उसे हिस्ट्री में लिख दिया जाता है। एविडेंसेस होते हैं, उन एविडेंसेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं। तो वो एविडेंसेस कहां से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? तो पहला जो रिकॉर्ड है वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। मतलब हमें हिस्ट्री के लिए जो रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है, हिस्ट्री लिखने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, वो कहां से मिलती है? वो हमें मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते हैं वो मैं समझाता हूं आपको। तो देखो, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे तो ड्यूरिंग दैट पीरियड द ऑफिसर्स प्रोड्यूस्ड सम रिकॉर्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उनका प्रशासन था यहाँ पर, वो रूल करते थे। अब जब रूल करते थे तो चीजों को रिकॉर्ड भी करते होंगे, रिकॉर्ड करते होंगे कि अच्छा उन्होंने इतना टैक्स कलेक्ट किया, इसको जेल में डाला उन्होंने, इस इंसान को इन्होंने क्या कर दिया, फाइन लगाया। तो इस तरह से वो सारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करते थे उस एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड रखते थे। कौन रिकॉर्ड रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन का? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो जो ऑफिसर होते थे तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑफिशियल्स जो थे, जो ऑफिसर्स थे, वो रिकॉर्ड करते थे उस समय पे पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को। अब उसमें क्या होता था, एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, एग्रीमेंट क्या कॉमा, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। तो जितनी भी चीजें होती थी, देखो एक एक चीजों को समझो, क्या है इंस्ट्रक्शन, मान लो कोई ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर किसी को किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो रिकॉर्ड होता था। इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, किसी चीज का प्लान है, किसी पॉलिसी है किसी तरह की, कुछ डिसीजन लिया गया, कुछ एक राजा और ब्रिटिश ऑफिसर के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है कि अच्छा राजा क्या चोरी हो गई थी, तो इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ऑफिसर्स ने, जो कि ब्रिटिशर्स होते थे। तो ये सारी चीजें क्या करती है, ये सारी चीजें लिखी जाती थी। कहाँ लिखते थे, पेपर में लिखेंगे। तो ये सारी चीजें लिखी जाती थी और ये लिख के क्या प्रिजर्व करके रख ली, कहाँ रखते थे, प्रिजर्व करके अपने घर की छतों पे नहीं रखते थे। प्रिजर्व करके रखने के लिए भी फिर अलग अलग क्या किए गए, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। जैसे ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स वर केयरफुली प्रिजर्व, दिस ऑल द रिकॉर्ड्स, जितनी भी चीजें लिखी जाती थी, दिस ऑल द रिकॉर्ड्स वर बीइंग प्रिजर्व्ड। तो इन्हें कैसे प्रिजर्व किया जाता था, तो इनके लिए रिकॉर्ड रूम्स बना दिए गए। रिकॉर्ड रूम्स मतलब जहां पे सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे। अभी अगर आप जैसे, अब तो फिर भी बहुत कुछ डिजिटलाइज हो गया है, तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं आज फिर भी थोड़ी चीजें कम दिखती है, लेकिन आज से 50 साल पहले जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो उस समय पे हर चीज को लिख लिख के रखते थे। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रहता था सब कुछ। अब जब सब कुछ गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रहता था तो बहुत बड़े बड़े क्या रखते थे, मतलब आप देखोगे तो एक रूम है पूरा, एक रूम में सिर्फ किताबें ही किताबें हैं जिसमें लिखा हुआ है, हाथ से रिकॉर्ड लिखे हैं। तो उस तरह से ये रिकॉर्ड रूम्स होते थे, सारे रिकॉर्ड्स को क्या रखा जाता है, संभाल के रखा जाता था। रिकॉर्ड रूम्स वर अटैच्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है कि जहां से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, ठीक है, जैसे कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो गया, तो कलेक्ट्रेट जो है, तो इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के बाजू में क्या बना दिए जाते थे, रिकॉर्ड रूम्स बना दिए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? कि जितना भी रिकॉर्ड है, जिसे लिखा गया है, उसे संभाल के रखना होगा। तो संभाल कर कहां रखोगे आप? संभाल कर आप रखोगे रिकॉर्ड रूम्स में। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते थे, कलेक्ट्रेट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, जहां से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जहां पर किसी प्रकार की चीजों को लिख के रखा जाता था, तो उन्हें रखने के लिए अलग अलग रिकॉर्ड रूम्स बना दिए। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्ड्स थे, तो इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए आर्चीव्स बनाए गए, म्यूजियम्स बनाए गए। आर्चीव्स क्या होते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा को प्रिजर्व करके रखने के लिए, जैसे लेटर्स वगैरह कुछ भी है या फिर कुछ रिटर्न मटेरियल है, तो उसे प्रिजर्व करने के लिए अलग इंस्टीट्यूशन बना दी जाती है, बिल्डिंग बना दी जाती है, जहां पे सारी चीजें संभाल के रखी जाती है। तो वो आर्चीव्स हो गए। जैसे म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम आप लोगों ने देखा होगा, मूर्तियां होती है, बहुत बहुत पुरानी मूर्तियां, जिन्हें संभाल के रखा जाता है। तो क्या होता है कि रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए कहां पे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के बाजू में। अभी जो रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के बाजू में, तो उसी के साथ साथ में स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जैसे आर्चीव्स और म्यूजियम्स। तो इन सारी जगहों पे क्या किया जाता था, इन सारी जगहों पे बस चीजों को संभाल के रखा जाता था, और वही हमारे लिए क्या बना, सोर्स ऑफ हिस्ट्री बना। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, तो मतलब ब्रिटिशर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन
कैरी आउट कर रहे थे इंडिया में, उस एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होता है, उस एडमिनिस्ट्रेशन से जितना भी रिटर्न अप मटेरियल था उस रिटर्न अप मटेरियल को संभाल के रखा गया, और उसी रिटर्न अप मटेरियल को क्या किया गया, उसी रिटर्न अप मटेरियल को संभाल के रखा गया, और उसको फिर क्या किया गया, हमने हिस्ट्री लिखने के लिए हमने मतलब उन रिकॉर्ड्स में से हिस्ट्री लिखना स्टार्ट करी। Another important source of writing history was surveys, और surveys होते हैं recording and examining of a particular area, subject, etc. ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब आप किसी भी एक चीज को पूरी तरह से क्या करते हो, एनालाइज करते हो। एग्जांपल देता हूं जैसे मैं, कि आपको क्या करना है, आपको आपकी स्कूल में ये पता करना है कि कितने बच्चों को चॉकलेट पसंद है, तो आप क्या करते हो, सर्वे करते हो, आप सभी लोगों से पूछते हो कि कौन सी चॉकलेट पसंद है, क्यों पसंद है, क्या पसंद है, नहीं है, वो सारी चीजें, तो वो सर्वे हो गया। तो जब आप एग्जामिन करते हो, रिकॉर्ड करते हो किसी भी चीज को, किस चीज को एग्जामिन करते हो, रिकॉर्ड करते हो, वो कुछ भी एरिया हो सकता है, किसी एरिया को आप सर्वे करके रिकॉर्ड कर रहे हो, चीजें हो सकता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, किसी सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे सोशल, मैथ्स, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट मतलब किसी चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, किसी भी एक चीज को एग्जामिन करते हो, अच्छे से रिकॉर्ड करते हो, समझते हो, तो उसे सर्वे कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी डेटा को कलेक्ट करके रिकॉर्ड करना सर्वे हो गया। तो अभी सर्वे हमारे लिए किस तरह से हिस्ट्री का सोर्स बने, ठीक है, हमें हिस्ट्री लिखने में सर्वे से कहां से क्या मदद मिली, उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। मतलब कि अगर आपको किसी भी कंट्री को एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं ना, जैसे किसी भी कंट्री में आपको गवर्नमेंट चलाना है, या फिर कह सकते हैं किसी भी कंट्री में, आप ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए थे, उन्हें क्या करना था, उन्हें पूरी इंडिया के ऊपर क्या करना था, पूरी इंडिया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट करना था, पूरी इंडिया को उन्हें अच्छी तरह से क्या करना था, कंट्रोल में रखना था अपने। तो उन्होंने बोला कि अगर इंडिया को इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव सेटअप करना है यहाँ पर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके पहले आपको उस कंट्री को जानना होगा, ठीक है। तो ये वही चीज बताई गई है कि ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर, मतलब पहले उस कंट्री को जानो आप, और उस कंट्री को जानोगे कैसे, जब तक उसमें घूमोगे फिरोगे नहीं, जब तक उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। जैसे आप एक नई सिटी में जाते हो, तो नई सिटी में अगर आपको मतलब आप घूम ना जाओ, इसके लिए क्या होगा, आप उस सिटी के बारे में सारी चीजें जान पाओ, और जानोगे कैसे, जब तक घूमोगे नहीं। घूमना मतलब जगह जगह जाके देखना, विजिट करना। तो वही यहाँ पे इन्होंने किया कि ब्रिटिशर्स ने बोला अगर देश को समझना है तो देश को हमें क्या करना होगा, जानना होगा अच्छे से। तो therefore detailed surveys were being carried out। तो इसी चीज के लिए क्या करते थे वो लोग, सर्वे, जगह जगह डिटेल्ड सर्वे होते थे हर चीज के। माउंट एवरेस्ट भी ब्रिटिशर्स ने डिस्कवर किया है, मतलब हमें नहीं पता था कि हाईएस्ट पिक कौन सी है वर्ल्ड में, लेकिन उन्होंने देखा कि पहाड़ ऊंचा है, चलो उसकी वो करते हैं, क्या इसको मतलब एक तरह से सर्वे किया जाए, कितनी हाइट है, दूसरे माउंटेन जो उन्हें पता था उससे कंपेयर करा उन्होंने। तो वही सारी चीजें रहती है। तो इस सेंस में क्या है कि अब हमें हिस्ट्री लिखने में सर्वे से कैसे मदद मिली। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या एक तरह से एक जियोग्राफिकल फैक्ट है, और उसी के साथ साथ उसकी एक हिस्ट्री है। तो अब जब ये सर्वेज हुए, तो इन सर्वेज से हमने जानकारी जानी। इन सर्वे के बाद में, जैसे सर्वे क्या होते थे, रेवेन्यू सर्वे होते थे, पैसा कलेक्ट करने के लिए वो सर्वे करते थे, तो हमें पता लगता था कि हमारे लोगों के पास कितनी जमीन है, कहाँ है। सर्वेज टू नोट टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, ठीक है। टोपोग्राफी क्या होता है, मतलब एक टोपोग्राफी एक तरह से ऐसे समझो आप कि जो जमीन है, तो जमीन के ऊपर कैसे स्ट्रक्चर है, वहां पे प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, क्या है, ठीक है, रिवर्स है, नहीं है, फॉरेस्ट कितना है, तो वो टोपोग्राफी, जमीन के ऊपर का जो टॉप स्ट्रक्चर होता है वो, तो वो टोपोग्राफी के लिए सर्वे होता। तो हमें पता लगा कि अच्छा हमारे यहाँ इतने इतने माउंटेन्स है, इतने फॉरेस्ट है। तो वही सारी चीज हम हिस्ट्री में लिखते चले गए। फ्लोरा, फौना, इन सारी चीजों, फ्लोरा यानी क्या होता है, पेड़ पौधे, फौना यानी जानवर, इनके ऊपर सर्वे होते थे, कितने जानवर है, क्या है, नहीं है। तो उससे क्या होता है, ये सारी चीजें सर्वे से हमें डेटा मिला, और उस डेटा से हमने हिस्ट्री लिखी। तो द लोकल हिस्ट्री एंड द क्रॉपिंग पैटर्न वर कैरिड आउट। तो इन सारी चीजों को लेके क्या होता था, डिटेल्ड सर्वे होते थे। अब इसके साथ साथ में क्या है, सेंसस ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया इंडिया में। सेंसस ऑपरेशन जो हुआ, तो सेंसस बिगन टू हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर। तो हर 10 साल में क्या होता है, सेंसस होता है। जैसे आप लोग अभी पढ़ोगे ज्योग्राफी में, आपका जो लास्ट चैप्टर है पॉपुलेशन, तो उसमें आप और चीजें पढ़ोगे। सेंसस में क्या होता है, सेंसस में 10 साल के, हर 10 साल के इंटरवल के बाद में, 10 साल के इंटरवल के बाद में, मतलब कब, जैसे 2001 में सेंसस हुआ, फिर 2011 में हुआ, अब कब होगा, 2021 में होगा। तो 10 साल के टाइम पीरियड पे जोड़ा जाता है कितने हमारे यहाँ लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है। तो एक तरह से हम लोगों की जो काउंटिंग होती है ना, पॉपुलेशन, उसे सेंसस में किया जाता है। तो सेंसस ऑपरेशन बिगिन टू हेल्ड आफ्टर एवरी 10 ईयर। क्या है सेंसस, समझा दिया मैंने आपको। फिर अगर हम देखते हैं तो सेंसस ऑपरेशन से हमें क्या और जानने को मिलता है, तो सेंसस ऑपरेशन प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ द पीपल सच एज नंबर, कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन।
तो जब अब जनगणना होती है, सेंसस को क्या कहते हैं, जनगणना, जन जो होते हैं, जन यानी लोग, और गणना मतलब उनकी गिनती करना। तो जब लोगों की गिनती करते हैं आप, तो आपको क्या पता चलता है, सेंसस ऑपरेशन से आपको पता चलता है कि कितने लोग हैं, ठीक है, पीपल सच एज नंबर पता चलते हैं उनके, कास्ट। अब आप जब, जैसे आपके घर में, पता नहीं आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो कभी सेंसस वाले आएंगे ना, अभी तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, 2011 में छोटे छोटे थे आप, ठीक है, अब 2021 के आसपास या फिर आके भी चले गए होंगे, तो पूरा 10 साल का काम, पूरे देश का डेटा कलेक्ट करना टाइम लगता है ना। तो जब वो आते हैं तो घर में पूछते हैं कि कितने बच्चे हैं, कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा है, ठीक है, कास्ट कौन सी आपकी, रिलीजन कौन सा है आपका। तो वो सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है, कितने लोग हैं हमारे देश में, किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, क्या काम करते हैं। तो सारी देश के बारे में पूरी जानकारी आपको सेंसस के ऑपरेशन से मिल जाती है, ठीक है। ये ऑपरेशन मतलब डॉक्टर वाला नहीं होता है, सेंसस ऑपरेशन मतलब सर्वे करना एक तरह से, क्लियर। फिर देयर वर मेनी अदर सर्वेज टू, और इसी के साथ साथ में क्या है कि दूसरे भी बहुत तरह के सर्वेज होते थे। कैसे सर्वेज होते थे, तो बोटानिकल सर्वे क्या होता है, बोटानिकल सर्वे मतलब बोटानी यानी पेड़ पौधों से जुड़ी हुई जो स्टडी होती है, तो बोटानिकल सर्वे। जूलॉजिकल, जानवरों से जुड़ी जो स्टडी होती है। आर्कियोलॉजिकल मतलब हिस्ट्री और जो पूरे पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह वो उससे जुड़ी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब वही एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट ह्यूमनॉइड्स वगैरह जो पुराने समय की। तो आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी लगभग सेम है, डिफरेंशिएशन होता है, दोनों अलग अलग चीज होती है, लेकिन अभी के लिए समझ लो आप। तो इन सारे सब्जेक्ट्स पे भी सर्वेज होना स्टार्ट हो गए। फॉरेस्ट सर्वेज होते थे, जंगलों में कितना क्या है, ये सारी चीजें पता लगने लगी। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ सर्वेज वर बीइंग कंडक्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम पीरियड। कॉलोनियल टाइम पीरियड के बाद में भी होता था। और इन सर्वेज से एडवांटेज क्या था, इन सर्वेज का एडवांटेज ये था, जैसे ये सर्वेज बीइंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो इन सर्वेज के थ्रू क्या किया जाता था, इन सर्वेज के थ्रू हमें डेटा मिलता था, और उस डेटा को हम कहां लिखते थे, हिस्ट्री लिखने में मदद मिलती थी उस डेटा। जब हम हिस्ट्री लिखते थे तो कुछ चीजें छूट जाती थी। कैसे छूट जाती थी, क्या छूट जाता था, वही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यही आपको हेडिंग आपकी बुक में भी दी है। तो बेसिकली इस हेडिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं, कि हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से, एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विस, जैसे ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, तो इन रिकॉर्ड्स से क्या करते हैं, हिस्ट्री लिखते जरूर थे, लेकिन इन रिकॉर्ड्स में हमें हिस्ट्री का पूरा पर्सपेक्टिव नहीं मिलता था। एक पर्सपेक्टिव हिस्ट्री का छुप जाता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। तो जो छुप जाता था वो क्या छुपता था, ठीक है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस, तो क्या नहीं बताते थे, और कहां से और देखने की जरूरत है हिस्ट्री को, कहां से और सीखने की जरूरत है हिस्ट्री को। अगर आप हिस्ट्री लिखते हैं तो आपको उन चीजों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो वही चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। अब हेडिंग को आप समझ ही गए होंगे, अंडरस्टैंड द हेडिंग। तो हेडिंग वही बता रही है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या हमें नहीं बताते हैं। तो हिस्ट्री रिटन अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिख दी। कैसे, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ रूल कर रही थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, वही सर्विस कंडक्ट करवाते थे। तो उन्होंने क्या करा कि उनका जो सोचना था, उनको जो दिखती थी चीजें अपने फायदे की या फिर अपने पर्सपेक्टिव से, जैसे हमने देखा जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री लिखी थी, तो जेम्स मिल ने हिस्ट्री लिखते समय क्या रखा, उन्होंने इस तरह से हिस्ट्री लिखी कि वो ये बताना चाहते थे कि इंडियंस जो है, तो इंडियंस क्या है, बहुत प्रिमिटिव है, पिछड़े हैं, और कॉलोनियल रूल जरूरी है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव रखा। तो वैसे क्या होता है कि हिस्ट्री जब लिखी जाती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पर्सपेक्टिव से लिख दी, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव, लेकिन यहाँ पे इंडियन का और इंडियंस का जो पर्सपेक्टिव था वो तो रह गया ना। इंडियंस क्या सोचते थे, उनकी क्या दशा थी हिस्ट्री लिखते समय, उनकी क्या पोजीशन थी, आपने वो तो छोड़ दिया यहाँ पे। तो उस सेंस में क्या है कि इंडियन पर्सपेक्टिव छूटा। क्यों छूटा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखी और उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री, उनका क्या सोचने का नजरिया था, पर्सपेक्टिव मतलब आपका देखने का चीजों को नजरिया, तो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से लिख दी, इंडियन पर्सपेक्टिव छूट गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम इस चीज को मतलब लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं दे प्रोवाइड अस द बायस्ड हिस्ट्री, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें एक तरफा हिस्ट्री देती है, दूसरा पर्सपेक्टिव तो उन्होंने छोड़ ही दिया। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल अस व्हाट द ऑफिसर्स थॉट, ऑफिसर्स को क्या लगता था अच्छा, उन्होंने वह लिखा उनकी हिस्ट्री में। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की जो हिस्ट्री है, मतलब वो हिस्ट्री जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर लिखी गई है, उसमें सिर्फ ऑफिसर्स के ही पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, उन्हें जिस चीज में इंटरेस्ट था वो वही चीज लिखेंगे हिस्ट्री में। एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर दी पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी क्या होता है, पोस्टेरिटी मतलब फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ियां हैं। तो उन्होंने यही सारी चीजें हिस्ट्री में लिखी जो वो चाहते थे, व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर द पोस्टेरिटी, व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन,
कि उन्होंने सोच लिया था कि हाँ फ्यूचर जनरेशन को हमें ये बताना है कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे थे, तो कहीं कहीं पे उन्होंने हिस्ट्री में ऐसी चीजें लिखी होगी कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे थे। आगे समझ में? अभी भी जैसे आप लोग अब 8th क्लास में पढ़ते हैं, अभी आपने इतनी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तो अधिकतर टीचर्स भी क्या बता देते हैं कि ब्रिटिशर्स बुरे नहीं थे, या फिर मतलब दिखती बात है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं बोलेगा बहुत अच्छे थे, लेकिन वो एक पॉइंट ये बताते ना कि ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया में डेवलपमेंट भी हुआ था। माना कि ब्रिटिशर्स बुरे थे लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट किया था, रेलवेज आया, एजुकेशन सिस्टम आया, तो वो चीज अच्छी नहीं है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स ने वैसे लिख दी कि वी हैव प्रोवाइडेड दी डेवलपमेंट इन इंडिया, तो हमने रेलवेज लाए, लेकिन रेलवेज तो उन्होंने उनके ही प्रॉफिट के लिए लाए थे ना, उनके प्रॉफिट के लिए कैसे कि उन्हें गुड्स इधर से उधर ले जाना था, तो उन्होंने इंडियंस के लिए थोड़ी ना लाए। अब वो भाग के गए तो ऐसा तो नहीं कि रेल की पटरी उठा के ले जाएंगे अपने साथ में, तो वह चीज है कि उन्होंने अच्छा भी किया अगर कुछ, तो वो उन्होंने उनके लिए किया था और उसको ऐसे डिपिक्ट करे जैसे इंडिया के लिए। एजुकेशन सिस्टम लाए उन्होंने, अच्छा, तो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने इंडियंस के लिए नहीं लाए थे, उन्हें एजुकेशन सिस्टम इसलिए लाए थे ताकि इंडिया में कुछ लोग पढ़ लें और उन्हें हम अपने यहाँ काम पे रख लें, इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस मिल जाए हमें बस, तो ये पर्सपेक्टिव होता है। आया समझ में? लेकिन अब उन्होंने हिस्ट्री क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लिख के चलेगा तो उस चीज को अच्छा बता दिया जाता है, तो मैं तो इस चीज के अगेंस्ट हूँ बिल्कुल, एंड वेमेंटली आई अपोज दिस कि ये गलत था, तो हमें वैसे पढ़ना भी नहीं चाहिए, हमें अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि इंडियंस ने कितना सफर किया ब्रिटिश टाइम पीरियड में। चलो टॉपिक से काफी बाहर निकल गए थे हम, लेकिन वापस आते हैं। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होते थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड tells us what the officers thought, ठीक है, what they were interested in and what they wish to preserve for posterity. रियलिटी में भी डिफरेंट, तो जो रियलिटी की बात की जा रही थी वो रियलिटी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। किस कंटेक्स्ट में डिफरेंट हो सकती है? रियलिटी डिफरेंट हो सकती है जो हिस्ट्री ब्रिटिशर्स ने लिखी है उससे, ठीक। Therefore, history must be looked from other perspective also. हिस्ट्री को एक अलग पर्सपेक्टिव से भी देखने की जरूरत है। सवाल ये आता है कैसे देखोगे, कौन सा चश्मे से देखोगे, तो वो हम आपको बताते हैं। तो हिस्ट्री लिखते समय या फिर जो आपकी ब्रॉड हेडिंग थी हाउ डू वी नो, तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से पता चलता है, सर्वे से पता चलता है, और ये भी लिखो फिर आंसर में कि डायरीज ऑफ द पीपल, इंडियंस, जो इंडियंस थे उनकी डायरीज से हमें पता लगता है कि अच्छा क्या हो रहा था उस समय पे। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, तो जो हमारे यहाँ तीर्थ यात्री आते थे, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ कोई ट्रैवलर्स आते थे, जैसे चाइनीज ट्रैवलर फायान के बारे में पढ़ा है आपने, 7th क्लास में पढ़ा था, तो उनकी बुक्स से उनसे सीखो। क्यों? क्योंकि वो एक न्यूट्रल अकाउंट देके जाएंगे, उन्होंने क्या लिखा है और ब्रिटिशर्स ने क्या लिखा, दोनों चीजों में फर्क होगी। तो अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जैसे आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ोगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की, ठीक है, महात्मा गांधी की और सबकी, जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा इंडिया का, इंडियन पर्सपेक्टिव मिलेगा ना। ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, आइडियाज ऑफ लीडर्स, लीडर्स ने न्यूज़पेपर्स में, लेटर्स में अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया, उन आइडियाज को पढ़िए। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, जो रिफॉर्म की बात करते थे, जैसे जो समाज में बदलाव लाने की, राजा राम मोहन रॉय, तो इन सारे लोगों के जब आप क्या पढ़ते हो, इन सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हो, इनके आइडियाज पढ़ते हो, तो आपको एक और पर्सपेक्टिव मिलता है, समझ में आता है कि अच्छा इंडियन हिस्ट्री ऐसी थी, हिस्ट्री में उस टाइम पे ऐसी चीजें हो रही थी। आया समझ में? तो यही सारी चीजें रहती है। पोएट्स एंड नोवेलिस्ट, तो पोएट्स जो थे, नोवेलिस्ट जो थे, उनके काम पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इंडियंस का क्या सोचना था। हमने हिस्ट्री को लिख दिया सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से और सर्विस के बेसिस पे, तो हमने एक पर्सपेक्टिव खो दिया, एक पर्सपेक्टिव तो हमें देखा ही नहीं है। तो ये सारे सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए, और इससे हमें दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिलता है। तो व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस, दे लैक द इंडियन पर्सपेक्टिव वाइल राइटिंग, ठीक है। तो जब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हिस्ट्री लिखी गई है तो इंडियन पर्सपेक्टिव वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट, और इंडियन पर्सपेक्टिव आपको इन सारी जगह से मिल जाएगा। येट द हिस्ट्री लैक्स द पर्सपेक्टिव ऑफ पीजेंट्स, वर्कर्स एंड ट्राइबल्स, गेटिंग टू नो देयर लाइफ वाज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। अब मान लो हमने इंडियन पर्सपेक्टिव भी देखा ना, तो देखो दो चीजें हैं, ये है दो पर्सपेक्टिव, हमने ब्रिटिश पर्सपेक्टिव पूरा देख लिया, तो एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव पूरा देख लिया, और ये दूसरा पर्सपेक्टिव इंडियन था, तो इंडियन पर्सपेक्टिव भी हमने आधा ही देखा है। क्यों? क्योंकि आधा जो पर्सपेक्टिव रहेगा इंडियन पर्सपेक्टिव, वो कौन सा है? वो है पीजेंट्स, वर्कर्स, ट्राइबल्स, इन लोगों का। अब इनके बारे में तो हमें पता भी नहीं चल पाया, इन लोगों ने तो अपने आइडियाज को अपनी बुक्स में, अपनी ऑटोबायोग्राफीज में, अपने न्यूज़पेपर्स में लिख दिया, लेकिन ये लोग तो अनएजुकेटेड थे ना, तो इन लोगों के बारे में तो हमें और भी कम पता है। ठीक, यहाँ पे जैसे लिखा है गेटिंग टू नो देयर लाइफ वॉज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। क्यों? क्योंकि कोई रिटर्न मटेरियल नहीं है, सोर्सेज नहीं है, तो इनके बारे में कैसे पता चलेगा हमें। तो वही सारी चीजें हमारी बुक में डिस्कस करी हमने, वही ये जो पूरे 8th क्लास का बुक पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको सारी चीजें मिलेगी, इंडियन पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में भी से भी चीजें मिलेगी, सर्विस से भी मिलेगी, और जो पीजेंट्स और इनका पर्सपेक्टिव था इसे भी इंक्लूड किया गया। तो 8th की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग होने वाली।